स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस में। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं और उसमें आज एक अति महत्वपूर्ण अध्याय संविधान संशोधन कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, बहुमत के कितने प्रकार हैं, आज को सविस्तार पढ़ेंगे और इस पर एक अपनी समझ विकसित करने के उद्देश्य से इसकी एक समीक्षात्मक व्याख्या तथ्यवार देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में उद्घृत है। उसमें मुख्यतः 4 प्रकार के बहुमत हैं। 4 प्रकार के बहुमतों को 2 स्थूल वर्गों में बांटकर हम उसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। जो भारतीय संविधान में बहुमत की संकल्पना है, साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, वास्तविक बहुमत, पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और 2/3 बहुमत की बात करता है। जो हमारा संविधान है वो संविधान में अलग अलग प्रावधानों के अनुसार बहुमत भी निम्नलिखित अपेक्षाएं रखता है। हमारे संविधान में जो प्रावधान है, विभिन्न प्रावधान हैं, उसमें बहुमत भी ये अपेक्षा रखता है। बहुमत को 2 स्थूल वर्गों में बांटकर इसका अध्ययन किया जा सकता है। देखिए, पहला एक होगा कि जिसमें 50% से अधिक की अपेक्षा की जाएगी और दूसरा जो होगा जिसमें 2/3 से अधिक की अपेक्षा की जाएगी। 50% मतलब मान लीजिए कि 300 सदस्य है तो 150 उसके 50% हो गए और 151 सदस्य अगर किसी संशोधन पे अपनी सहमत जताते हैं तो वो संशोधित माना जाएगा। ये हमारा पहले प्रकार का है। और दूसरे प्रकार का जो बहुमत होता है उसमें 2/3 से अधिक। 2/3 मतलब 300 सदस्य हैं तो 2/3 200 सदस्य हुए, लेकिन 2/3 से अधिक की बात कर रहा है तो 200 + 1 201 सदस्यों की बात करेंगे। आइए देखते हैं। जो हमारा ये पहला वर्ग है जिसमें 50% से अधिक की अपेक्षा की गई है, इसमें इसको भी पुनः 3 वर्गों में बांट सकते हैं। बांटेंगे, एक हो जाएगा हमारा साधारण बहुमत जो यहाँ बात किए थे, उसके बाद दूसरा होगा वास्तविक बहुमत और तीसरा होगा पूर्ण बहुमत। उसके बाद हम अपना 2/3 वाले को देखेंगे, इसको भी 3 प्रकार में बांटेंगे और उसको देखेंगे। इस जो विषय को थोड़ा विस्तृत रूप देने का प्रयास किया गया है ताकि ये मस्तिष्क में अपना स्थान स्थापित कर सकें। आइए देखते हैं। जो हमारा पहला वर्ग पुनः 3 प्रकार के बहुमत से हैं। साधारण बहुमत, देखिए इसमें 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि साधारण बहुमत क्या होता है। उसके बाद साधारण बहुमत से संविधान में किन किन जो अवयव तत्व हैं, नियम हैं, कानून हैं, उपवर्ग हैं, वर्ग हैं, प्रावधान हैं, उनका संशोधन किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। साधारण बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले को आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन। उपस्थित और मतदान करना, जैसे हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करेंगे तो मान लीजिए कि 100 लोग प्रेजेंट है तो उसके आधे हो गए 50 धन अधिक 1 51। इतना न्यूनतम इसकी एलिजिबिलिटी है। इतने लोग करेंगे समर्थन, ठीक। तो विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, धन विधेयक, वित्त विधेयक, अनुच्छेद 356 360 के अंतर्गत जो आपात आते हैं वो साधारण बहुमत द्वारा संविधान में इनमें संशोधन किया जा सकता है। जो हमारा साधारण बहुमत है वो उपस्थित और मतदान करने वालों के आधे से अधिक। जैसे मान लीजिए उपस्थित 100 हो गए, मतदान लेकिन किए कितना 90, तो 45 धन 1 नहीं होगा, उपस्थित का देखा जाएगा जो इसमें ज़्यादा अधिक होगा। अब साधारण बहुमत द्वारा किस किस बिंदुओं पर संविधान संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत द्वारा ये प्रश्न कई बार पूछा है। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, धन विधेयक, वित्त विधेयक। देखिए 6 चीज़ें हैं। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, धन विधेयक, वित्त विधेयक और आपात उपबंध आर्टिकल 356 के तहत जो होता है और आर्टिकल 360 के तहत जो उपबंध होता है। दूसरे प्रकार का जो बहुमत है वास्तविक बहुमत, ये सदन की वास्तविक सदस्य संख्या के आधे से अधिक का बहुमत होता है। जो सदन की वास्तविक सदस्य संख्या, सदन से हमारा तात्पर्य लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अलग अलग की बात करता है। जैसे लोकसभा में हमारे 545 सदस्य हैं, मान लीजिए
कि 550 सदस्य हैं, तो 550 सदस्य में जो वास्तविक सदस्य संख्या है उसमें उपस्थित होने से मतलब नहीं है। जो वास्तविक सदस्य संख्या है उससे आधे के बहुमत की आवश्यकता होगी। तो 550 सदस्य है तो 550 का आधा 275 सदस्य, 275 सदस्य से जब ज़्यादा इस पर समर्थन अपना देंगे तो ये बहुमत होता है, उसको वास्तविक बहुमत कहते हैं। इसमें जो होता है वास्तविक बहुमत में रिक्तियों, सदस्य जो हैं उनकी रिक्तियों को नहीं जोड़ा जाता है। जैसे वास्तविक सदस्य संख्या सदन की किसी 500 मान लीजिए 50 रिक्तियां हैं तो उसमें 50 रिक्तियों को नहीं जोड़ा जाएगा। तो उस समय जब प्रक्रिया ये हो रही होगी संविधान संशोधन की, तो उस समय 450 सदस्यों को ही वास्तविक सदस्य संख्या मानी जाएगी और उसके आधे प्लस एक, आधे से ज़्यादा के द्वारा या हमारा वास्तविक बहुमत का प्रकार सही होगा, सिद्ध किया जाएगा। तो अब इसमें जो रिक्तियां हैं, रिक्तियां किस तरीके से हो सकती है? त्यागपत्र से हो सकती है, मृत्यु से हो सकती है या निष्कासन से उत्पन्न हो सकती है। और इसके तहत कौन कौन सी वास्तविक जो बहुमत है इसके द्वारा कौन कौन सी चीज़ों में संशोधन किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं वास्तविक बहुमत की प्रक्रिया द्वारा। उसके बाद सदन के सभापति, उपसभापति, राज्य के विधानमंडलों के सभापति, उपसभापति को इस बहुमत के द्वारा हटा सकते हैं या इनके प्रक्रियाओं में, इनके चयन के अन्य प्रक्रियाओं में संशोधन हो सकता है। उसके बाद हमारा जो तीसरे प्रकार का बहुमत है 50% से अधिक की अपेक्षा वाले में तीसरा आता है पूर्ण बहुमत। ये कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक बहुमत की बात करता है। कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक बहुमत है। अनुच्छेद 368 जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में इसे जोड़ा गया है। उसके बाद जो हमारा दूसरे प्रकार का स्थूल वर्ग में था जिसमें 2/3 से अधिक बहुमत की ज़रूरत होती थी, उसको भी संसदीय प्रावधानों के को ध्यानगत रखते हुए 3 प्रकार से बांटा गया है। उसमें है आर्टिकल 249 और 312। इसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा अनुच्छेद 61 कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और तीसरा जो है अनुच्छेद 368, इसमें जो संविधान संशोधन वाला अनुच्छेद है 2 शर्तें अनिवार्य की गई है। ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक भी होना चाहिए और जो उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 से अधिक होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या मान लीजिए कि 300 है तो पहली हमारी शर्त फुलफिल कैसे होगी? 151 सदस्य हों। और जो दूसरी सदस्य मान लीजिए कि इसमें 250 प्रेजेंट हैं, तो अब 250 प्रेजेंट हैं, मान लीजिए 270 प्रेजेंट हैं, तो 180 प्लस इसमें मतदान करें। जब ये दोनों प्रक्रियाएं फुलफिल होंगी तब 368 संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन होगा। इसको आइए विस्तृत देखते हैं। उसके बाद संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है उसको देखेंगे। उसके बाद उसकी आलोचनात्मक एक व्याख्या करेंगे कि क्या क्या कमियां रह गई है, क्या क्या खामियां रह गई हैं। जो राजनीतिकविद हैं, राजनीतिक विज्ञान के जो विद्वान हैं, उनकी नज़रों के अनुसार देखिए संविधान संशोधन में बहुमत की संकल्पना क्या है? साधारण बहुमत, वास्तविक बहुमत, पूर्ण बहुमत और 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। तो संविधान अलग अलग प्रावधानों के अनुसार बहुमत भी निम्नलिखित अपेक्षाएं रखता है। इस बहुमत को 2 स्थूल वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला होगा जिसमें 50% से अधिक की अपेक्षा की जाएगी और दूसरा होगा जिसमें 2/3 से अधिक बहुमत जरूरी होगा। पहला वर्ग 3 प्रकार के बहुमत में विभाजित होगा, वर्गीकृत होगा। साधारण बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन। विश्वास प्रस्ताव इसके तहत अविश्वास प्रस्ताव, धन विधेयक, वित्त विधेयक, अनुच्छेद 365, 356 और 360 के अंतर्गत जो आपात होते हैं उसमें संशोधन किया जा सकता है। ये जो कक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। कृपया हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें और अपने कमेंट देते रहें जिससे हमें बल मिले। आगे दूसरे प्रकार का जो है वास्तविक बहुमत है। ये सदन की वास्तविक सदस्य संख्या का आधे से अधिक का बहुमत होता है। वास्तविक सदस्य संख्या में रिक्तियों को शामिल नहीं किया जा सकता है। रिक्तियाँ त्यागपत्र, मृत्यु या निष्कासन से उत्पन्न हो सकती है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, संसद के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानमंडलों के सभापति, उपसभापति। उसके बाद तीसरा जो प्रकार था पूर्ण बहुमत, कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक है। अनुच्छेद 300 से महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। दूसरे प्रकार का जो हमारा बहुमत था 2/3 से अधिक बहुमत जरूरी, उसमें 3 प्रकार के संसदीय प्रावधानों में बांटा गया है। आर्टिकल 249 और 312, इसमें जो संशोधन होगा इसमें उपस्थित था मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी।
अनुच्छेद 61 कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन अगर करना है तो 2 शर्तें अनिवार्य है, कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक भी हो और उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 से अधिक हो। आइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखते हैं। देखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, किस संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत किन किन चीज़ों में संशोधन होता है। उसके बाद संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना किस किस आधार पर की गई है और आलोचना को एक तुलनात्मक अध्ययन देंगे अमेरिकी संविधान से। उसके बाद जो कुछ अनुच्छेद थे उनका विस्तृत रूप देखेंगे कि उस अनुच्छेद में क्या है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसको अभी हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया में पढ़े। 2 प्रकार के स्थूल वर्ग 50% से ज़्यादा बहुमत और 2/3 से ज़्यादा बहुमत, दोनों प्रकारों में तीनों प्रकारों को देखें। आइए अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है, लेकिन राज्य के विधानमंडलों को संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का अधिकार नहीं है। प्रश्न ये पूछता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। दूसरा ऑप्शन आएगा कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल से तात्पर्य जहाँ पे विधान परिषद और विधानसभाएं हैं उनको लेके किया जाता है। संसद से तात्पर्य लोकसभा राज्यसभा से है, ठीक। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। ये भी पूछता है, ये सब प्रश्न हैं आपके और उसका उत्तर कई बार पूछा गया है। ये स्टेटमेंट ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, लेकिन राज्य विधानमंडलों को ये अधिकार नहीं है, ठीक। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती है। अब देखा जाता है कि जो संविधान संशोधन है की प्रक्रिया है वो किसी भी मंत्री या किसी प्राइवेट सदस्य द्वारा, प्राइवेट सदस्य मतलब जो लोग मंत्री नहीं होते हैं उन्हें प्राइवेट सदस्य कहा जाता है। संसद के प्राइवेट सदस्य कौन होते हैं? जो मंत्री नहीं होते हैं, और जो मंत्री होते हैं वो सरकारी सदस्य होते हैं, ठीक। तो किसी भी मंत्री या प्राइवेट सदस्य द्वारा प्रस्तुत हो सकता है। संसद में इसे पारित करने हेतु विशेष बहुमत अभी पढ़े आवश्यकता होती है। गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। गतिरोध क्या होता है भाई कि किसी मुद्दे को लेकर राज्यसभा में मान लीजिए कि बहुमत मिल गया, लेकिन लोकसभा द्वारा उसे पास नहीं किया गया, या लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया और राज्यसभा में उसे बहुमत नहीं मिला, तो इस स्थिति को हम लोग संसदीय गतिरोध का नाम देते हैं। इस गतिरोध को दूर करने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 108 में प्रावधान किया गया है संयुक्त बैठक का। लेकिन संविधान संशोधन के विषय पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं करता है। संविधान संशोधन की स्थिति में अगर संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में विभेद हो उनके विचारों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर, उसमें विहित प्रावधानों को लेकर, तो इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं हो सकता है, ऐसा हमारे संविधान में उद्घृत है। उसके बाद दोनों सदनों द्वारा ये संविधान संशोधन पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाता है। राष्ट्रपति न तो उस संविधान संशोधन विधेयक को रोक सकता है, ठीक है, न ही उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पहले भेज सकता था 1971 के पहले, लेकिन 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा हमारे संविधान में संशोधन करके एक तथ्य जोड़ा गया है कि संविधान संशोधन के विषय में अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास समक्ष पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उस पर न तो रोक लगा सकता है, न उसे पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। अर्थात संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होता है 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा संशोधित प्रावधानों के अनुसार, ठीक। अब देखिए संविधान संशोधन की जो हमारी प्रक्रिया होती है, साधारण बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की अनुमति होता है। 3 प्रकार का है।
तो साधारण बहुमत द्वारा कौन कौन से प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है? तो साधारण बहुमत द्वारा नए नागरिकता, नए राज्यों का गठन, उनके नाम, उनके सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन आदि की बात करता है। सांसदों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार आदि ये साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित होते हैं। विशेष बहुमत, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत तथा राज्यों की अनुमति के बगैर जो बहुमत होते हैं विशेष बहुमत होते हैं। संविधान में मान लीजिए कि अभी तक 112 या 15 संविधान संशोधन हुए हैं, ठीक है, तो उसमें विशेष बहुमत से ही सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन होते हैं। हमारे संविधान संशोधन में विशेष बहुमत की प्रक्रिया द्वारा ही सर्वाधिक संविधान संशोधन होते हैं। इसमें मूल अधिकार, निदेशक तत्व, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उसके बाद सीएजी, इलेक्शन कमीशन चीफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आदि को हटाने की जो प्रक्रिया है वो विशेष बहुमत द्वारा विधित है। उसके बाद विशेष राज्य तथा बहुमत, विशेष बहुमत तथा राज्यों की अनुमति। इस स्वयं अगर अनुच्छेद 368 में कोई संशोधन करना हो तो विशेष बहुमत और राज्यों की अनुमति आवश्यक है, ये एकदम कठिनतम है। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हो, 7वीं अनुसूची को बदलना हो आदि आदि विशेष प्रावधान है। ये बार बार पूछता है कि साधारण बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से किसमें संशोधन किया जा सकता है? तो साधारण बहुमत द्वारा नागरिकता, नए राज्यों का गठन, उनका क्षेत्रों का प्रवेश या उनके नामों में, संसद और सांसदों के विशेषाधिकार आदि। विशेष बहुमत द्वारा मूल अधिकार, निदेशक तत्व, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, ईसीसी आदि को हटाने की प्रक्रिया। विशेष बहुमत और राज्यों की अनुमति द्वारा स्वयं 368 और 7वीं अनुसूची, राष्ट्रपति के चुनाव आदि की प्रक्रिया शामिल है। अब संविधान संशोधन की आलोचना की जाती है। क्या आलोचना की जाती है? इस विषय पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने में राज्यों की कोई भूमिका ही नहीं है। ठीक, दूसरी बात ये कही जाती है कि इसको जो प्रस्तावित विषय होते हैं इस पर भी राज्य मौन ही रहते हैं, या मौन के तात्पर्य है कि उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक, तो इसको देखते हैं। तीसरी आलोचना ये की जाती है कि जो हमारा संविधान संशोधन है तो संसद के समानांतर कोई ऐसी सलाहकारी संस्था या निकाय या एजेंसी होनी चाहिए जो इनके विषयों को, इनके चीज़ों को निगरानी करे, उसमें उसको विशेष जानकारी प्राप्त हो और उनका गठन कैसे हो, ऐसी कोई संस्था नहीं है। आइए देखते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्या होती है। सबसे अधिक प्रश्न इस बिंदु पर उठते हैं कि भारत में राज्य संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की शक्ति नहीं रखते हैं। स्टेटमेंट में अगर पूछा जाएगा कि भारत में राज्य संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की शक्ति रखते हैं, नहीं, भारत में राज्य संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की शक्ति नहीं रखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की शक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन से यह प्रारंभ हो सकता है, ठीक है। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको किसी मंत्री मतलब सरकारी सदस्य होता है, या गैर सरकारी सदस्य, या प्राइवेट सदस्य, या जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य है लेकिन मंत्री नहीं है, उसके द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अमेरिका में इसके विपरीत अधिकतर संविधान संशोधन राज्यों द्वारा प्रारंभ हुए हैं। हम अमेरिकी संविधान से अगर इसकी तुलना करेंगे तो अमेरिकी संविधान संशोधन जितने हुए हैं उसमें अधिकतर संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्यों द्वारा प्रारंभ हुई है। संविधान संशोधन प्रस्तावित होने के बाद, कि मतलब इसमें संविधान संशोधन होगा ऐसा प्रस्तावित हो गया, अधिकांश विषयों पर राज्य कोई भूमिका रखते ही नहीं है, राज्य की कोई भूमिका ही नहीं है। अगली आलोचना ये कही जाती है कि संविधान संशोधन के लिए संसद के समानांतर कोई सलाहकारी निकाय नहीं है। अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था संविधान को गत्यात्मक और प्रभावशाली बनाती है। उसके बाद हम पढ़े अनुच्छेद 61 विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, 249 और 312 ये तीनों विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होते हैं। तो उसमें अनुच्छेद का ही केवल संख्या लिखी गई थी। देखिए अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 249 में क्या है, राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 312 क्या है, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण। आइए एक बार और देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। संविधान संशोधन किसी मंत्री या प्राइवेट सदस्य द्वारा प्रस्तुत हो सकता है। संसद में इसे पारित करने हेतु विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक
अर्थात संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है का कोई प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा। 24वें संविधान संशोधन 1971 के पश्चात राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों को न तो रोकने की शक्ति है और न ही इसे पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं। कौन कौन से संशोधन किस बहुमत द्वारा होते हैं? तो साधारण बहुमत द्वारा नागरिकता, नए राज्यों का गठन, उनके क्षेत्रों नामों में परिवर्तन, संसद और सांसदों के विशेषाधिकार आदि। विशेष बहुमत द्वारा मूल अधिकार, निदेशक तत्व और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, CAG, ECC आदि को हटाने की प्रक्रिया है। विशेष बहुमत तथा राज्यों की अनुमति स्वयं 368 में कोई संशोधन करना होगा। 7वीं अनुसूची, राष्ट्रपति का चुनाव आदि। उसके बाद संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की जाती है। सबसे अधिक प्रश्न इस बिंदु पर उठते हैं कि भारत में राज्य संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की शक्ति नहीं रखते हैं। अमेरिका में इसके विपरीत अधिकतर संविधान संशोधन राज्य द्वारा प्रारंभ हुए हैं। संविधान संशोधन प्रस्तावित होने के बाद अधिकांश विषयों पर राज्य कोई भूमिका नहीं रखता है। एक आलोचना ये भी है कि संविधान संशोधन के लिए संसद के समानांतर कोई सलाहकारी निकाय नहीं बनाया गया है। अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था संविधान को गत्यात्मक और प्रभावशील बनाती है। अनुच्छेद 361 उसके बाद जो हम लोग पिछले पढ़े थे उसमें अनुच्छेद केवल संख्या लिखी गई थी, तो उसको विस्तृत देखते हैं कि अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 249 में क्या है, राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। 312 एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपात उपबंध के बारे में विस्तृत बात करेंगे। आप लोगों को हमारी कक्षाएं कैसी लग रही है, इसका स्वरूप कैसा है, इसके बारे में आप हमें कमेंट देकर सुझाएं और इसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए उसके बारे में बात करें। आप हमारी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखें। अगर और हाँ, एक बात, अगर आप नए देखने वाले हैं तो राज्य व्यवस्था की पहली वीडियो से प्रारंभ करके अंत लगातार देखें, तभी ये विषय बिंदुवार आपके मस्तिष्क में अपना स्थान स्थापित कर पाएंगे और एक परीक्षा के दृष्टिकोण से एक प्रबल तथ्य आपके दिमाग में एकजुट हो पाएंगे। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच को बनाएं। आप लोग हमारे साथ बने रहें। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार और धन्यवाद।